नमस्कार। ये विश्लेषण किसी एक नेता या उनकी छवि की कहानी नहीं है। ये एक ज़मीनी हकीकत का सटीक और तथ्य आधारित निष्कर्ष है। आज हम सामने रख रहे हैं बिहार के AC-089 औराई विधानसभा क्षेत्र का एक क्लिनिकल ऑटोप्सी और आगामी ब्लूप्रिंट। यहाँ जज्बातों का नहीं, बल्कि आंकड़ों और व्यवस्था यानी सिस्टम का निष्पक्ष आकलन किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि एक खंडित जनादेश यानी फ्रैक्चर्ड मैंडेट और एक अभेद्य चुनावी मशीन के बीच आखिर क्या फर्क होता है। 2025 के चुनाव परिणाम हमें यही सिखाते हैं। एक तरफ सिर्फ भावनाएं थीं और दूसरी तरफ एक ठोस गिनती पर आधारित व्यवस्था। आइए इस नतीजे के पीछे के शून्य और इकाइयों यानी नंबर्स और लॉजिक को समझा जाए। इस आकलन को आगे बढ़ाने से पहले मुजफ्फरपुर जिले के इस हिस्से की मिट्टी की नब्ज यानी पल्स ऑफ द सॉइल को समझना आवश्यक है। औराई एक ऐसी जगह है जहां कृषि सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि आम जीवन का आधार है। लेकिन यहाँ की स्थिति कठिन है। यहाँ के लोगों के दुख दर्द और उनके संघर्ष को पूरी संवेदनशीलता के साथ देखना जरूरी है। चुनाव आखिरकार इन्हीं जिंदगियों का आईना होते हैं। यहाँ की संरचनात्मक शिकायतें यानी स्ट्रक्चरल ग्रीवियंसेस काफी गहरी हैं। बागमती नदी की बाढ़ ने लोगों को बड़े पैमाने पर विस्थापित किया है। कृषि क्षेत्र में व्याप्त निराशा और लोगों का बाहरी राज्यों की ओर पलायन एक कटु सत्य बन चुका है। आंकड़े दर्शाते हैं कि यहाँ मातृत्व एनीमिया यानी मटेरनल एनीमिया की दर 65.7% तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही अवैध बालू खनन ने यहाँ के पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित किया है। ये आंकड़े व्यवस्था की नाकामी का सटीक प्रमाण हैं। 6565 ये उन परिवारों की गिनती है जो बागमती फ्लड मैनेजमेंट स्कीम के तहत विस्थापित हुए। 50 गांव के ये लोग आज भी न्याय की उम्मीद में हैं। ये आंकड़ा चुनावी रूप से एक बहुत बड़ा अनुपयोगित आक्रोश यानी अनहार्नेस्ड एंगर है। राजनीति में जब व्यवस्था चूकती है तो यही आक्रोश मतदान में बदलने की क्षमता रखता है। 57,206 2025 के विधानसभा चुनाव में विजेता और उपविजेता के बीच का ये ठोस और जानलेवा अंतर यानी फेटल वोट मार्जिन था। इतने बड़े मार्जिन को सिर्फ जज्बाती भाषणों से नहीं पाया जा सकता। इसके लिए जमीन पर एक बेहद सटीक गणित चाहिए होता है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के राम निषाद ने 50.06% वोट हासिल किए। वीएसआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के भूगेंद्र सहनी 22.55% पर ही रुक गए। लेकिन इस नतीजे को तय किया आजाद समाज पार्टी ने, जिन्होंने 15.12% वोट अपने नाम किए। ये माइनॉरिटी और दलित वोटों का एक जानलेवा विभाजन यानी लीथल फ्रेगमेंटेशन था। इसने विरोधी दल को मैथमेटिकली आगे बढ़ने से पूरी तरह रोक दिया। पिछले 3 चुनावों का आकलन करने पर एक स्पष्ट ट्रेंड दिखाई देता है। 2015 की हार के बाद से रूलिंग पार्टी ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ को लगातार मजबूत किया है। 2020 और 2025 दोनों ही चुनावों में उन्होंने 50% का वोट शेयर लगातार बरकरार रखा है। ये एक संरचनात्मक लचीलापन यानी स्ट्रक्चरल रेजिलियंस और जमीनी हेजेमनी का ठोस प्रतीक है। मतदान के आंकड़ों में एक अहम बदलाव सामने आया है। 2020 में मतदान 55.66% था, जो 2025 में बढ़कर 66.71% हो गया। यह 11.05% का भारी उछाल किसी सरकार विरोधी लहर का नतीजा नहीं था। यह विजयी उम्मीदवार के बेहतर संगठनात्मक बूथ प्रबंधन यानी सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशनल बूथ एक्सट्रैक्शन का सीधा सबूत था। यहाँ थोड़ा ठहराव जरूरी है। राजनीति के इस कठोर गणित के बीच भारत के संविधान के मूल्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मानव गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी और प्रशासन में सत्य पर आधारित सार्वजनिक संवाद यानी इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच को बनाए रखना हम सब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राजनीति सिर्फ जीतने का नाम नहीं है, ये मतदाता को एक जिम्मेदार और तथ्यपूर्ण विकल्प देने की प्रक्रिया है। आइए अब वीएसआईपी उम्मीदवार भूगेंद्र सहनी का आकलन करते हैं। सामाजिक तौर पर यह एक सटीक चुनाव था। शून्य आपराधिक मामले और स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था से गहरी जुड़ाव, उनकी छवि बिल्कुल साफ थी। लेकिन विरोधी की अनुशासित मशीन के सामने उनकी जमीनी कार्यकर्ता फौज यानी ग्राउंड कैडरे टिक नहीं पाई। उनके पास माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट की भारी कमी थी। रूलिंग पार्टी की जीत का एक मूल कारण व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि उनकी इनकम्बेंसी शील्डिंग स्ट्रैटेजी थी।
उन्होंने बहुत ही सर्जिकल तरीके से स्थानीय नाराजगी को खत्म कर दिया। पिछले विधायक का टिकट काटकर नए उम्मीदवार रामा निषाद को मैदान में उतारा गया। इस एक अकेले कदम ने सरकार विरोधी भावना को बाईपास कर दिया और जीत सुनिश्चित कर ली। अब अगला कदम क्या होना चाहिए? ये रही एक चरणबद्ध रणनीति यानी फेज्ड लैडर। पहला कदम, डेटा के आधार पर उन बूथ्स की मैपिंग करना जहां दलित और माइनॉरिटी वोटों का बिखराव हुआ और उन्हें वैज्ञानिक तरीके से वापस जोड़ना। दूसरा कदम, भागमती न्याय समिति की स्थापना। ये समिति उन विस्थापित परिवारों की आवाज बनेगी और इस कष्ट को एक ठोस मतदाता शक्ति में बदलेगी। तीसरा चरण है पंचायत सहायक प्रोग्राम। भावनात्मक रैलियों से बाहर निकलकर हर पंचायत में एक ऑपरेशनल मैनेजर नियुक्त करना होगा जिसे प्रभावी ढंग से इंसेंटिवाइज किया गया हो। इनका मकसद ठोस आंकड़े जुटाना, डेमोग्राफिक अलाइनमेंट को समझना और स्थानीय इन्फ्लुएंसर्स को पहचानना होगा। ये पूरी तरह से अंतिम छोर यानी फाइनल माइल की चुनावी मशीन होगी। लेकिन इस जमीनी सर्वे को लागू करते समय एक बात का सख्ती से ध्यान रखना अनिवार्य है। भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क नागरिकों की निजी जानकारी यानी प्राइवेसी और उनकी स्पष्ट सहमति यानी एक्सप्लिसिट कंसेंट को सर्वोपरि मानता है। किसी भी प्रशासनिक रणनीति में मतदाता की प्राइवेसी एक संवैधानिक आधार है जिसका पूर्ण पालन किया जाना चाहिए। अगर पुराने तरीके अपनाए गए तो नतीजा वही पुराना होगा। विजन 2030 एक शैडो गवर्नेंस मॉडल की मांग करता है और आने में एक स्थायी शिकायत निवारण कार्यालय यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिस बनाना होगा। जब सरकारी ढांचे की कमियों को दूर करके लोगों तक सीधी मदद पहुंचाई जाती है, तब जाकर एक अटूट गठबंधन तैयार होता है और सच्चा गवर्नेंस ROI मिलता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose Beyond Politics। आखिर में सवाल यही बचता है, क्या आगामी चुनाव सिर्फ खोखली भावनाओं से जीते जाएंगे या फिर इस तरह की ठोस आंकड़ा आधारित चुनावी मशीन ही भविष्य का नतीजा तय करेगी?